डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए, कितना अहम है इनका ये दौरा? अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं और मुल्कों के दौरे भी करेंगे और जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक अलाइनमेंट कर रहा है। ये जो आसिम मुनीर साहब बात कर रहे हैं जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये कश्मीर की बात इन्होंने पहले भी की है और ये जो पाकिस्तान की बुनियादी असास है कश्मीर, वो जो है अब आप यूँ समझ लें कि वो एक तरह से हमारी दोबारा जो डॉक्ट्रिन है उसका ये पहले भी, लेकिन ये कि पहले कभी बैक बर्नर पे चला जाता, अब वो एक बड़ा हमारा अहम इशू है और वो है मकबूजा कश्मीर, रियासत पाकिस्तान का, जो आप उसको यूँ समझें कि कश्मीर का मामला इस वक्त बहुत आगे है और ख़ास तौर पे वहाँ पर गुज़रे चंद सालों में या दिहाइयों में, ये 370 के से पहले, 370 के बाद, बाकी जो तमाम दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें एक बहुत जंगें हो रही हैं, जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो कश्मीर को भूल गए थे। अब ये कश्मीर दोबारा जो है वो आगे आया है और लाने का इसका जो क्रेडिट है वो जाता है मोदी सरकार को। पाकिस्तान ने तो बात की थी, वो उन्होंने जो पर्दापोशी की उसके बाद वहाँ पे कि कोई इन्वेस्टिगेट, देखिए बुनियादी सवाल अपनी जगह रुक गया, क्या फॉल्स फ्लैग था या ये है कि वो अब 1000 बातें आगे आप चलते हैं। जो बुनियादी सवाल होता है, ओरिजिनल सिन वो क्या था जो 22 तारीख को हुआ था पिछले महीने जी, और क्या वो फॉल्स फ्लैग था या इंटेलिजेंस फेलियर था? उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई, तहकीकात किधर गई, क्या हुआ? उसके बाद फिर झड़प हुई और उस झड़प में या जंग हुई या मार्का हुआ और उसमें पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। अब पाकिस्तान सारी दुनिया में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लॉबी नहीं कर रहा, ये लॉबी, अच्छा आप जरा तसव्वुर करें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो 11 साल से, मुझे नहीं पता उनके जयशंकर जी कहाँ गए और वो पनामा से वापस आज आ जाएंगे, शशि थरूर भी, तो वो लॉबी कर रहे हैं, लॉबी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान लॉबी नहीं कर रहा, पाकिस्तान उन मुल्कों का शुक्रिया अदा कर रहा है जो हमारे साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान बतौर एक फातह बन के उभरा है इस जंग से या जाहिरियत से या मार्के से। तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बता रहा है, ये जो मैंने कल भी बात की थी कि किसी टीवी स्टूडियो में या किसी सेमिनार में कहीं बहस नहीं हो रही, ये तमाम दुनिया के सामने बात हो रही है। राफेल तैयारे गिरे, जाहिरियत कैसे हुई, पानी का इश्यू कैसे खड़ा हो रहा है, और आने वाले दिनों में मेरा ये गुमान है कि जो मज़ीद पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक, जो देखें स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी कह लें उसको, लेकिन एक क्लैरिटी भी होना ज़रूरी है, कभी कभी वो रखनी भी पड़ती है आपको, लेकिन ये है कि एक तो क्लैरिटी आई है ना पाकिस्तान में, और वो क्लैरिटी ये आई है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और चाइना जो है वो, मेरा ख्याल है कि चाइना, देखें चाइना की तरफ से कोई ऐसी बात होती भी नहीं है पाकिस्तान, और वो जो उनकी तरफ से ना, मतलब है कि ये साबित किया है उन्होंने कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरह है और पाकिस्तान चाइना के साथ किस तरह है। अब इशू ये है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये जो कश्मीर का इशू है, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, ये आने वाले दिनों में डिस्कस होगी। अच्छा, इसको भी वो, इसके साथ भी वो छेड़खानी चूँकि कर रहे हैं मुस्तकिल मोदी सरकार, तो देखें ना छेड़खानी, पहले तो जाहिरियत हुई, फिर उसके बाद पता नहीं चला कि 22 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद पानी का मसला आ गया, तो ये एक वो कॉन्टीन्यूसली उस फेज़ में है जिस फेज़ में वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि जिसमें वो दोबारा, लेकिन वो करेंगे नहीं, उसकी वजह, उसकी बहुत सारी वजूहतें, करना है तो वो कर लें, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहरहाल अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कायम है और मज़ीद कि 2 कौमी नज़रिए के ऊपर मुल्क बना था और कश्मीर का मामला हल करना है, हल होगा, और उसके साथ फिर ये ज़ाहिर है कि उससे रिलेटेड फिर और मामलात हैं जिसमें बेल्ट एंड रोड है, उसमें सियाचिन है, उसमें बाकी सारे मामलात। अब वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं, किसी और तरीके से हल होते हैं, लेकिन मेरा गुमान ये है कि अगले कुछ अरसे में ये मामलात हल होने जा रहे हैं वंस फॉर ऑल। और
पड़ोसी मुल्क है हमारा, 1.4 बिलियन उसकी आबादी और बड़े सेंसिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो वो अगर मोदी जी को रोकें जी। कि वो रोक भी रहे हैं, और आज उनके यहाँ एक बड़ा उनके जो आर्मी उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो आज खुल के आए हैं, और उन्होंने आने के बाद जो है वो अवाम के साथ उन्होंने बात की है और लोगों को उन्होंने मुखातिब किया है। ज़ाहिर है कि भारत की एयरफोर्स को और उनकी फ़ौज को भी जब आपने रंग दे दिया है, अपनी जो राजनीति का रंग दे दिया उसको, तो उसके नतीजे में वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है कि जिसके नतीजे में वहाँ पर आज उनके जो एयरफोर्स के जो सरबराह हैं वो आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि भाई ये जो हम मुआहदे कर लेते हैं लेकिन हमें जहाज़ नहीं मिलते, हमें असलहा नहीं मिलता, हम मुआहदे कर लेते हैं और हमें असलहा नहीं मिलता। ये एयर मार्शल AP सिंह, और मैं 68 स्लाइड कोट कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस की। वो कहते हैं वाई प्रॉमिस समथिंग विच कांट बी अचीव्ड। हम ऐसा वादा, देखें अब ये इन्होंने क्या चोट की है उस ऑपरेशन सिंदूर पे, या इन्होंने चोट की है सिर्फ राफेल तैयारे और बाकी जो पैसा कमाया है इन्होंने, अंबानी और अदानी और इन्हीं को मिलता रहा ना सारे ठेके वेके, असल तो पैसा कमाते रहे ना बीच में। तो इन्होंने तो ये जो बयान है ना उनका, अगर हम दोबारा इसको देखें 68, वाई प्रॉमिस समथिंग विच कांट बी अचीव्ड। अच्छा, ये इन्होंने फ्लैग डिले इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो डिले होती है, जो उनके पास जो जहाज़ नहीं आते, जो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं आता, तो वो कहते हैं कि वो क्यों बात हम करते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया टुडे ने इनकी इसी बात को इंडिया टुडे ने कि उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो डिलेज को 69th, वी साइन कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट नोइंग इट वोंट कम ऑन टाइम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किए भाई? भारत में ये कॉन्ट्रैक्ट कौन जाके साइन करता रहा है राफेल तैयारों के, और कभी F-35 के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे हैं, और उसके बाद तो एयर चीफ की तरफ से आज ही बात की गई है। अब ये किससे बात कर रहे हैं? सवाल ये है कि ये बात जो है ये किससे कर रहे हैं, इसका मुखातिब कौन है? ठीक है, दोबारा देखें स्लाइड्स 68 और 69 को। इस बयान का मुखातिब कौन है? मैं तो नहीं हूं, पाकिस्तान भी नहीं है, भारत के अवाम भी नहीं है। कौन है इसका मुखातिब? कौन है? ये किसको कह रहे हैं? उनके एयर चीफ। ठीक है भाई, जो मुआहदे साइन कर रहे हैं और जिसके नतीजे में उनके पास असला ही नहीं आता और पैसा खाया जाता है बीच में, और ये एक आप समझ लें कि ये उनकी तरफ से एक इस बात का इकरार भी है कि ऐसे क्यों वादे कर लेते हो जिसके ऊपर हम अमल ही नहीं कर सकते और प्रॉमिस कर लेते हो। तो ये किससे कहा है उन्होंने? ठीक है, ये अपनी सरकार से कहा है ना, मोदी जी से कहा है। और जाहिर है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर भी वो पाकिस्तान को गालियाँ ना देनी शुरू कर दें या इनके पीछे ना लग जाएं, अपने एयर चीफ के पीछे जो वहाँ पे हरकतें जारी हैं। अच्छा जी, कि एयर चीफ जो है उन्होंने वो फ़ज़ाई हदूद में एक दफ़ा जहाज़ चलाया था जो कि पाकिस्तान की चूँकि फ़ज़ाई हदूद थी, तो इसलिए ये भी इनका भी ताल्लुक नहीं। मतलब इस तरह की जो हरकतें वहाँ हो रही हैं आजकल। 12 एक दूसरा जो मामला है वो ज़रा 3-4 मामला ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान इंडिया की तरफ, लेकिन इसमें जो गंभीर है चीज़ें वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो किस हद तक डीप स्टेट, जिसको वो डीप स्टेट कहते हैं, शेडो गवर्नमेंट तो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल डीप स्टेट उनके जो भी जहन में है, वो कितना काबू कर पाए हैं डीप स्टेट को। एक सवाल ये जो है ये बड़ा पैदा हो गया है। वो जिस डीप स्टेट को, यानी डीप स्टेट से मुराद ये कि पुराने बाबूस, पुराने लोग, ये दरिन दवले के नाम से तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है, वहाँ से ये डीप स्टेट निकला हुआ है। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी, कि वो काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ट्रम्प जो है वो कितना ज़्यादा उनको, क्योंकि उन्होंने ये जो बात की पहले दिन उन्होंने क्रेज़ी कहा,
उसके बाद जो ट्रू सोशल पे उन्होंने क्रेजी कहा प्यूटिन को। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ होने जा रही हैं। दो उनके मैसेज आए ना, समथिंग वेरी बैड विल हैपन टू यू। उसके बाद उनसे जब पूछा, मीडिया ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है, ये कल की बात है। तो उन्होंने कहा ये कब हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या उनको इंटेलिजेंस या उनकी डीप स्टेट प्रॉपर ब्रीफिंग दे रही है। उनको ये अगर इल्म ही नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से तेज़ी आई हमलों की, और उसके बाद ज़ेलेंस्की जो हैं वो जर्मनी में गए और जर्मन्स ने कहा कि हम आपको तारुस मिसाइल्स हैं वो दे रहे हैं, और ये सारा मामला आगे और हमलों में तेज़ी आ गई। मेदवेदेव ने वहाँ से इशू किया मैप कि पूरा बफर जोन बन जाएगा, पूरा यूक्रेन। पहले ये था कि सुमे का रीजन जो है बफर जोन। तो किस हद तक उनको इंटेल ब्रीफिंग दी जा रही है, और वो चूँकि अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान कर रहे हैं, और टिपिकल जो पेंटागन या जो स्टेट डिपार्टमेंट या बाकी सारे जो शोबे हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टाफ को निकाला है। वो कहाँ पे गए हैं लोग, कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो तजर्बाकार लोग, उनकी टीम्स कहाँ गई हैं। तो एक मामला ये है कि कितना ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो इंटेल, ये ख़ास तौर पे जो कुछ रशिया में हुआ है उसके बाद ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंटली खड़ा हो गया है। तुलसी गेबार्ड या बाकी CIA चीफ या बाकी उनको कितनी डेली ब्रीफिंग इंटेल की हो रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये मामला इस हद तक ख़तरनाक हो गया था, इस हद तक कि जब जर्मनी में कल उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने ऐलान किया कि तारुस, हमने कल डिस्कस किया था कि तारुस मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया हिट कर सकते हैं टारगेट को, तो उनकी तरफ से खुल के तो जवाब नहीं आया, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से जो है वो ये जो RT है उसने आज 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हैं उनके। एक तो स्कॉट रिटर को उन्होंने, एक साबिका मेरीन है, 32nd अगर देखें, यूक्रेन नीडिड वेस्टर्न हेल्प टू टारगेट पुतिन्स हेलीकॉप्टर। यानी एक तो इस सवाल को उन्होंने उठाया है उनके मीडिया ने कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद की ज़रूरत थी। एक साबिक US मेरीन के इंटरव्यू को उन्होंने इंटरव्यू करके फिर उसको ख़बर बनाया है कि यूक्रेन को वेस्टर्न हेल्प की ज़रूरत थी पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी जो इसमें फिर RT में ही नहीं, मैं यहाँ पे स्पुतनिक कॉल कर रहा हूँ कि स्पुतनिक में 29th रशिया टू रिस्पॉन्ड इफ जर्मनी टेक्स पार्ट इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च इन यूक्रेन। रशिया रिस्पॉन्ड करेगा अगर वहाँ पे फैसला किया गया कि हमने जर्मनी ने वो अगर मिसाइल्स दिए। लेकिन फिर RT जो इनका रशियन TV है उसकी जो एडिटर इन चीफ है, वो एडिटर इन चीफ ने फिर एक मजमून आज लिखा है, और वो है 33rd, रशिया को टारगेट बर्लिन। रशिया बर्लिन को निशाना बनाएगा इफ जर्मन मिसाइल्स हिट मॉस्को। मैंने आपसे कहा नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 ये जो बात हो रही है ना, वर्ल्ड वॉर 3 ये दोबारा उसी पे जाएं। RT कह रहा है कि रशिया को टारगेट बर्लिन इफ जर्मन मिसाइल्स हिट मॉस्को। और साथ ही दूसरा फिर उसके बाद एक आर्टिकल RT पे है, वो कहते हैं, ये 34th, वो कहते हैं जर्मनी रिस्क बिकमिंग अ टारगेट फॉर रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिटलर। जैसे हिटलर को सोवियत फौजों ने जाके कब्जा किया था और वहाँ पे फतह हासिल की थी, खुदकुशी कर ली थी हिटलर ने, सोवियत फौजें गई थी, उसके बाद पहली दफ़ा जो है वो जर्मनी जो है वो दोबारा
रशिया का टारगेट बन सकता है। विल बर्लिन स्टार्ट गिविंग कीव टेररिस्ट मिसाइल्स एंड रिस्क बिकमिंग अ डायरेक्ट टारगेट फॉर रिटेलिएशन। अच्छा, अब जो है वो ये बड़ी संजीदा और बड़ी सख्त बात है कि इस हद तक ये मामला ख़राब हुए। ये ज़हन में रखें कि जो नए चांसलर हैं वो AFD के नहीं हैं। जर्मनी के अंदर AFD अलग है। ये वहाँ पर जो पार्टी, जो राइट विंग पार्टीज़ और वो सारे हैं वो अलग हैं। वो जो तो ये जर्मन चांसलर जो हैं ये बड़े इलेक्ट हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के हवाले से बड़ी क्लैरिटी रही है। बहरहाल तो इन्होंने फिर आज जो है वो एक CNN ने फिर आज एक ख़बर शाये की है। ये सूरत हाल बहुत बिगड़ गई थी पिछले चंद दिनों में, तेज़ी के साथ बिगड़ गई थी। CNN ने 35 में कोट कर रहा हूँ, ज़ेलेंस्की डिपार्ट्स जर्मनी, जर्मनी से रवाना हो गए 35, लेकिन टॉरस मिसाइल्स नहीं मिले उन्हें। ये टॉरस मिसाइल्स अगर मिल जाते तो ये वो रेड लाइन थी जिसके बाद जो है वो उन्होंने कहा, रशियंस ने खुद नहीं कहा, रशियंस ने RT के थ्रू कहा कि हम बर्लिन को हिट करेंगे। और ये आप ज़हन में रखें कि पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई थी। ऐसे ही ना, वो सर्बियन आ गया था और उसके वली अहद को मार दिया था वहाँ पे ऑस्ट्रिया के। एनीवे, तो एक वाक़े से, और फिर मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका पूरी तहकीकात करें और रशियंस के साथ भी मामले को तय करें कि भाई ये वेस्ट की तरफ से किन मुल्कों ने इंटेलिजेंस दी, क्योंकि RT ने कहा है कि ये कीव के पास इंटेलिजेंस नहीं थी। और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक सी के आसपास का इलाका है वहाँ अमेरिकन इंटेल शायद अब तक दी जा रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को बताए बगैर।